बीए पार्ट 1 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता की अवधारणा और बहुलवादी सिद्धांत। हम लोगों ने इससे पहले संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत पढ़ा था। जॉन ऑस्टिन के विचार पढ़े थे, जो ये मानते थे कि सर्वोच्च प्रभुसत्ता राज्य का सिद्धांत है और राज्य में एकल या एक ही प्रभुसत्ता होती है। इसमें इसको ना तो विभाजित किया जा सकता था, ना इसको किसी को हस्तांतरित किया जा सकता था, और ये एकमेव शक्ति राज्य के पास ही मौजूद थी। लेकिन इसके विरुद्ध, इसके विपरीत कुछ प्रतिक्रियाएं हुईं और उन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत या बहुलवादी धारणा सामने आती है। बहुलवादी धारणा का विकास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के आसपास माना जाता है। ये विचारधारा समुदायवादी या बहुलतावादी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसने संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का विरोध किया। जहां एकत्ववादी सिद्धांत राज्य की सत्ता को एकमात्र, अंतिम और सर्वोपरि मानती है, उसके विपरीत बिल्कुल हम देखें तो बहुलवादी सिद्धांत एक राज्य के स्थान पर उसके क्षेत्र में मौजूद अन्य स्वतंत्र संस्थाओं और समुदायों को भी वो शक्ति देने में विश्वास करती है। बहुलवाद को अगर हम देखें तो राज्य में शक्ति का एक केंद्र नहीं है, बल्कि अनेक केंद्र है, ऐसा माना गया। जैसा कि लिंडसे ने कहा, यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत खंडित हो चुका है। बारकर कहते हैं, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत प्रभुता संपन्न राज्य के सिद्धांत से अधिक व्यर्थ या शुष्क नहीं है। लास्की मानते हैं, यदि संप्रभु संपन्न समस्त धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो ये राजनीति शास्त्र के लिए चिरस्थायी लाभकारी सिद्ध होगा। हम कुछ प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं। गैटिल कहते हैं, बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक स्वीकार करते हैं और उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जैसे कि राज्य। हेसियो के अनुसार बहुलतावादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, वो विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है या विभाज्य है और उसे विभाजित किया भी जाना चाहिए, यानी किसी एक को सारी सत्ता नहीं सौंपी जानी चाहिए। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार बहुलतावाद के में समाज में अनेक संघ होते हैं जिनकी क्षमता और उनके अधिकार सीमित है। राज्य ऐसे ही संघों में से एक संघ है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो बहुलवादी विचारक हैं, वे विचारक राज्य को भी अन्य समुदायों या संघों के समान जो राज्य में मौजूद है मानते हैं और राज्य की शक्ति भी उनसे ज़्यादा नहीं मानते। इसके जो प्रमुख विचारक हैं उसमें गियर्क, ये जर्मनी के विचारक हैं, विधिवेत्ता यानी कानून शास्त्री थे, और इनका मानना था कि प्रत्येक समुदाय और संगठन का अपना अपना कर्तव्य होता है, राज्य चाहे उसे मान्यता दे या ना दे। यानी राज्य की ही तरह समाज के अन्य जो समुदाय हैं वो भी व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इसी तरह से लिंडसे ने कहा, उनका कहना था कि यदि हम वास्तविकता को देखें तो संप्रभु राज्य का जो सिद्धांत है वो खत्म हो चुका है। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से थे। क्रैब, ये हॉलैंड के विधिवेत्ता हैं थे, और इन्होंने भी राज्य की प्रभु सत्ता की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया। लास्की, जो राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं और जिनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने बहुलतावादी सिद्धांत दिया है और समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य को भी एक प्रकार माना है। उनका कहना था कि ये राज्य, ये जो समुदाय है, ये राज्य से किसी भी प्रकार कम संप्रभुता संपन्न नहीं है
और इस प्रकार से जब समाज का संगठन संघीय है तो शक्ति की व्यवस्था भी संघीय होनी चाहिए। तो इन्होंने भी एक तरह से एक शक्ति संपन्न या संप्रभुता संपन्न राज्य के सिद्धांत को नहीं माना। GDH कोल समाजवादी विचारक हैं और उन्होंने भी राज्य की एकत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांत का खंडन करते हुए इस बात को माना कि समाज का बंटवारा उपभोक्ताओं और उत्पादकों में से होना चाहिए और इन दोनों की सह संप्रभुता का समर्थन किया। इन्होंने व्यावसायिक लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बारकर ने भी यही माना। बारकर का कहना था कि राज्य को समुदायों की बढ़ती हुई महत्ता स्वीकार कर लेनी चाहिए। राज्य की निरंकुश प्रभुसत्ता का विरोध करते हुए वो कहते हैं कि राज्य की कोई भी ऐसी प्रभुसत्ता नहीं है। तो इस तरह से ये प्रमुख विचारक जिन्होंने अपने अपने तरीके से हमें ये बताया कि राज्य और समुदाय बराबर हैं और उन्हें बराबर मानना चाहिए, राज्य की कोई एक संप्रभुता नहीं होती। इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है? सामान्य तौर पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब बहुलवादी सिद्धांत प्रचलित हुआ तो उसके कुछ कारण थे। पहला कारण था कि हीगल ने जो राज्य का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने उसे आध्यात्मिक राज्य बना दिया और इतना ज़्यादा उसे शक्ति दे दी कि राज्य उसके विरुद्ध कोई अधिकार नहीं रखता था, तो इस तरह की उग्र राष्ट्रीयता के सिद्धांत के विरुद्ध एक तरह से ये प्रतिक्रिया थी। उन्होंने राज्य को ईश्वरीय दर्जा दे दिया और व्यक्ति को पूरी तरह से उसके अधीन कर दिया। दूसरा तत्व था इसमें अंतर्राष्ट्रीय तत्व, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तरीके से जिस तरह से संप्रभु राज्यों के बीच युद्ध हो रहे थे और अशांति थी, संघर्ष हो रहा था, तो ये माना गया कि कुछ हद तक ये जो प्रभुसत्ता है हर राज्य की, उसको कुछ हद तक सीमित किया जाना चाहिए ताकि संघर्ष कम किए जा सके। व्यवहारवाद का उदय भी इसके पीछे एक कारण था। व्यवहारवाद में व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, राज्य को निरपेक्ष नहीं माना गया, पूर्ण नहीं माना गया, और ये माना गया कि मनोविज्ञान के अनुसार राज्य का जो कार्य है वो अन्य संगठनों की तरह मानव जीवन को पूर्ण और सुखी बनाना है। तो इसलिए ये भी अनेक संगठनों की तरह एक संगठन है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की जो प्रचलित व्यवस्था थी उसके भी प्रति असंतोष था। लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था को अपनाया गया था और जो गिल्ड समाजवादी थे उन्होंने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की मांग की और इसके आधार पर भी कुछ हद तक बहुलवादी विचारधारा सामने आई। विकेंद्रित राज्य की धारणा भी एक ऐसी ही धारणा है जिसके आधार पर भी बहुलवादी विचार का जन्म हुआ और ये माना गया कि हम जब शक्ति का विकेंद्रीकरण करते हैं विभिन्न संस्थाओं में तो उन संस्थाओं को पूरा अधिकार भी दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ विचारक हैं गियर्क और मैटलैंड जैसे, उनका भी प्रभाव इसमें हमें दिखाई देता है और इन्होंने आर्थिक संघ और संघ व्यवस्था, आर्थिक संघ लाने की और संघ व्यवस्था के पर विचार पुनः करने की बात पर जोर दिया था। इस आधार पर जो बहुलवाद है उसका जन्म हुआ, वो विचारधारा धीरे धीरे सामने आने लगी। बहुलवादियों ने जो एकलवादी विचार है जिसको हमने पढ़ा था, ऑस्टिन का सिद्धांत था और उसके बाद हमने एकलवादी विचारधारा भी पढ़ी थी, तो उसकी आलोचना की और उसके संबंध में कुछ तर्क भी उन्होंने दिए। सबसे पहला तर्क उन्होंने दिया कि समाज के गठन और वर्तमान स्थिति के आधार पर, इनका पहला तर्क है, इनका कहना है कि समाज का संगठन एकात्मक न होकर बहुलवादी है। एक राज्य में रहने वाले न केवल राज्य के नागरिक हैं बल्कि परिवार, चर्च, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन के सदस्य भी हैं। तो केवल वो एक नागरिक नहीं है बल्कि इन सब से भी जुड़ा हुआ है। तो जो निष्ठा है उसकी वो राष्ट्र के प्रति है तो इन समुदायों के प्रति भी है। और क्योंकि ये समुदाय अपने सदस्यों के लिए नियम बनाते हैं और व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है, इसलिए जो समाज का संगठन है वो एकात्मक नहीं है, बहुलवादी है, संघात्मक है। और इसलिए ये जो संगठन है, ये समुदाय हैं, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य है। लास्की ने कहा
यदि समाज की रचना एकात्मक न होकर संघात्मक है तो यह स्वाभाविक है कि राज्य की सत्ता और अधिकार भी संघात्मक या संघीय या बहुलवादी होने चाहिए। दूसरा तर्क इन्होंने दिया ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। इनका कहना था कि प्राचीन और मध्यकालीन राज्य पूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। उसमें बहुत सारे प्रतिबंध थे, सामाजिक प्रतिबंध थे, आर्थिक प्रतिबंध थे, पारंपरिक प्रतिबंध थे, रिवाज के आधार पर बहुत सारे प्रतिबंध थे। जैसे हम मध्य युग की बात करें तो धर्म ने राज्य पर बहुत सारे नियंत्रण लगा रखे थे। राज्य के कानून धर्म से ऊपर नहीं थे। तो उस समय राज्य प्रभुता संपन्न नहीं थे और आज भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसा ये लोग मानते हैं। तीसरा तर्क ये देते हैं वैयक्तिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर। अगर हम एकलवादी विचारधारा को मानते हैं तो उसमें व्यक्ति पूर्णतया एक साधन बन जाता है और राज्य साध्य बन जाता है, जबकि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति साध्य है और राज्य उसके हित के लिए बना है। इसलिए लास्की का मानना है कि संप्रभुता न तो राज्य में निहित है न किसी अन्य समुदाय में, वह वस्तुतः मनुष्य के विवेकशील अंतःकरण में निहित है। तो इसलिए व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और नैतिक विकास की दृष्टि से राज्य के आदेश का पालन करते हुए वो अन्य समुदायों का आदेश का पालन भी करे, ऐसी स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए। चौथा तर्क इन्होंने दिया लोकतंत्र के आधार पर। बहुलवादी सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं और वो मानते हैं कि ये बहुलतावादी व्यवस्था में ही संभव है, क्योंकि मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, और केवल राज्य उसकी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति करता है। तो ऐसे में अन्य जो समुदाय हैं या अन्य जो इच्छाएं हैं वो केवल एक संप्रभुता संपन्न राज्य से पूरी नहीं होती, बल्कि अन्य संगठनों का सदस्य बनने से भी पूरी होती है। पांचवी बात कहते हैं कानूनी आधार पर। बहुलवादी सिद्धांत का पक्ष लेते हैं। उनका मानना है कि वैधानिक तौर पर भी अगर हम माने तो राज्य कानून का मूल स्रोत नहीं है। बहुलवादी का मानना है कि कानूनों का मूल स्रोत है सामाजिक सुदृढ़ता या एकता। ये सामाजिक सुदृढ़ता जनता के विश्वास, उनकी भावना, उनके प्रभाव से बना होता है। तो इसलिए कानूनी आधार पर भी देखें तो राज्य एकमात्र कानून का स्रोत नहीं है। अगली बात आती है प्रभुसत्ता सीमित होनी चाहिए, असीमित नहीं है, क्योंकि एकलवादी उसे असीमित मानते हैं, उसे अखंड मानते हैं, लेकिन बहुलवादी कहते हैं कि ऐसे में वो निरंकुश हो जाएगी। जबकि राज्य के अंदर जनता के जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उनके बंधन होते हैं और उसी के आधार पर राज्य को कानून बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो इसी तरह से अन्य राज्यों के अधिकार हैं, संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, उसकी पालना करके ही कोई भी संप्रभु संपन्न राज्य अपने कानून बनाता है। तो इसलिए जो एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत है वो प्रभुसत्ता को असीमित शक्ति देता है, जो कि संभव नहीं है। तो इस तरह से ये तर्क इन्होंने दिए और इसके आधार पर ये माना कि हम एक पूरी तरह से प्रभुसत्ता संपन्न या संप्रभुता संपन्न राज्य को मान्यता नहीं दे सकते। अब देखते हैं बहुलवाद की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो क्या है, उनको हम देखेंगे। सबसे पहली मान्यता है इनकी कि ये राज्य की प्रभुसत्ता के विरोधी हैं, राज्य के विरोधी नहीं है। यानी राज्य को खत्म नहीं करना चाहती है, राज्य को बनाए रखना चाहते क्योंकि व्यक्ति के हित में है, लेकिन वो सर्वोच्च संगठन नहीं है, वो अन्य राज्य में मौजूद जो संगठन है, समुदाय हैं, उनके समकक्ष है। जैसा कि लास्की कहते हैं, समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक प्रकार है। मैटलैंड भी यही कहते हैं, राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक है। बहुलतावादी राज्य को दो प्रकार के कार्य सौंपना चाहते हैं केवल। पहला विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा और दूसरा आंतरिक शांति और न्याय प्रबंध। दूसरे वर्ग में आने वाले राज्य के जो कार्य हैं उसमें है समुदायों के बीच के विवादों को दूर करना। यानी पहला तो सुरक्षा संबंधी है, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, और दूसरा कार्य है
जो विभिन्न समुदाय राज्य में मौजूद हैं उनके बीच के विवादों को दूर करना, जिससे कि राज्य सुचारू रूप से कार्य कर सके और लोगों को का विकास हर तरह से हो सके। गेर्क ने राज्य को समाज के सामान्य हितों की रक्षा का सर्वोच्च अधिकारी तो माना, लेकिन अन्य समुदायों के समान माना। दूसरी जो मान्यता है इनकी वो है राज्य और समाज में अंतर। समाज को एक व्यापक इकाई मानते हैं और उसमें अन्य समुदायों का अधिवास है, यानी बाकी के जो समुदाय हैं वो समाज में मौजूद है। राज्य को अन्य समुदायों के समान एक समुदाय मानते हैं। तीसरी मान्यता है इनकी विकेंद्रीयकरण की धारणा में विश्वास। इनका मानना है कि राज्य को चाहिए कि वो अपनी सत्ता को विकेंद्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो जाए। लास्की कहते हैं, सत्ता का घमंड केंद्रीयकरण से उत्पन्न होता है। यदि सत्ता को विभिन्न संस्थाओं में विकेंद्रित कर दिया जाए तो शासन केंद्रीयकरण के तुष्टीकरण के जो दुष्परिणाम हैं केंद्रीयकरण के, उनसे बच सकता है। चौथी बात जो ये कहते हैं वो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की धारणा में विश्वास। ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। जैसे एक किसान है तो वो किसान का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, तो चुनाव क्षेत्र उसी आधार पर बनने चाहिए, व्यवसाय के आधार पर बनने चाहिए। तो ये हुई इनकी प्रमुख मान्यताएं। अब आते हैं इसकी आलोचना पर, मूल्यांकन पर। सबसे पहली आलोचना है कि समाज में अराजकता हो जाएगी। यदि हम इस बात को मानते हैं तो शांति और व्यवस्था जो राज्य की एक प्रभुसत्ता के कारण मौजूद है, अगर उसमें से वो हटा दी जाएगी तो अन्य समुदायों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं होगा। दूसरा आता है अंतर विरोधी धारणा है। एक तरफ राज्य की संप्रभुता का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ राज्य को तालमेल और सामंजस्य बिठाने का कार्य भी सौंपते हैं। तो इस तरह से स्वयं ही राज्य को एकल संप्रभुता प्राप्त हो जाएगी, जो कि जिसका वो खुद विरोध कर रहे हैं। तीसरी आलोचना आती है राज्य अन्य समुदायों के बराबर नहीं है, समकक्ष नहीं है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो राज्य कार्य नहीं कर पाएगा। राज्य के कुछ विशिष्ट कार्य हैं और उनको पूरा करने के लिए, जैसा कि बहुलवादी भी सौंपते हैं उसे, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा भी सौंपते हैं, अन्य समुदायों के बीच का तालमेल भी सौंपते हैं। तो अगर इन कार्यों को उसे करना है तो उसे अन्य समुदायों से ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी और वो अपने आप ही अन्य समुदायों से सर्वोपरि हो जाएगा। चौथी आलोचना आती है कानून विषयक। कानून के संबंध में अगर हम देखें तो समाज में जब तक कानून के पीछे कोई राजकीय शक्ति ना हो उस कानून का कोई पालन नहीं करता, यानी कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है और कानून का स्रोत राज्य की संसद है या संविधान है। राज्य उसी के आधार पर कार्य करता है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो राज्य कार्य नहीं कर पाएगा। पांचवी जो आलोचना की जाती है वो है ये राष्ट्रवाद और देशभक्ति का विरोधी है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपनी देशभक्ति या अपनी राष्ट्रीयता को कई हिस्सों में बांट करके रखेगा तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और ऐसी स्थिति में ना तो एक राज्य ठीक से काम कर पाएगा और ना वो अपने राष्ट्र के हितों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक से काम कर पाएगा। तो देशभक्ति और राष्ट्रवाद का विरोध उपयुक्त नहीं है। छठी आलोचना आती है राजनीतिक विघटन का सिद्धांत है ये, क्योंकि इससे राज्य और समाज का तालमेल खत्म होता है, इससे दोनों का विघटन होने की संभावना भी बन जाती है। अगर हम देखें तो इससे किसी भी देश की एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विभिन्न संघर्षों या आंतरिक चुनौतियों का सामना राज्य आसानी से नहीं कर सकेगा। तो कुछ हद तक अगर हम माने तो ये जो सिद्धांत है ये हालांकि कुछ हद तक हम देखें उदारवाद पर आधारित है या हम ये माने कि राज्य की अत्यधिक निरंकुश शक्ति का विरोध करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिद्धांत कुछ हद तक अराजकतावाद को जन्म देने वाले हैं, अव्यावहारिक है और कुछ लोग ये कहते हैं कि एक दुर्बल राजनीतिक सिद्धांत है। वर्तमान में अगर हम देखें तो राज्य के एकल संप्रभुता का सिद्धांत ही प्रचलित है। राज्य के पास न केवल सुरक्षा संबंधी सारी शक्तियां हैं बल्कि
विकास संबंधी सारे कार्य भी राज्य के द्वारा ही किए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही।